नमस्कार, मैं हूं आरजे उमेश। 7 स्टूडियोज में लेट्स टॉक सिलीगुड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज चौधरी, जिनसे बातें करेंगे हम कुछ हल्की फुल्की सी मगर बहुत ही ज़रूरी। कैंसर के बारे में हम लोग सभी जानते हैं और डर आज तक कायम है। कैंसर इज नो आंसर एक मिथ है जो कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है और आज भी लोग उसे सही क्यों मानकर चल रहे हैं, इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर पंकज चौधरी सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट और साथ ही पैलिएटिव केयर पे आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद उमेश जी। तो ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब कि कैंसर के बारे में इतनी जागरूकता फैलाने के बावजूद भी या तो सही तरीके से क्योर नहीं हो पा रहा है या फिर कोई तो वजह होगी जिसके चलते डर आज भी बरकरार है? देखिए उमेश जी, जब डर होता है किसी आदमी को तो डर दूर करने के लिए कम से कम जानकारी आदमी हासिल करता है और सटीक जानकारी। तो मेरे ध्यान में आता है, मैं करीब 40 साल से कैंसर का काम कर रहा हूँ, सिलीगुड़ी में 25 साल हो गया, कि ये डर दूर करने का कैंसर के बारे में लोग सही जानकारी सही जगह से कोशिश ही नहीं करते, या तो फिर गलत जानकारी इतनी ज़्यादा प्रचलन है समाज में कि उसी पे विश्वास कर लेते हैं। 5 में से 4 लोग एक बात बोलते हैं तो मान लेते हैं। ये नहीं कि अगर जा ही रहे नेट में तो कम से कम अच्छे विश्वासी सोर्स पे जाया जाए। जैसे आपने कहा कैंसर हैज़ नो आंसर, इसमें कैंसर के बदले कोई और बीमारी लगा दीजिए, जैसे हार्ट अटैक हैज़ नो आंसर। सच है, पर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। किडनी फेल आंसर है क्या? नहीं। लिवर फेल, सिरोसिस बहुत कॉमन है यहाँ पे, अल्कोहलिक सिरोसिस भी है, हेपेटाइटिस, ऐसे जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल, छुआछूत के नहीं है, इन्फेक्शियस नहीं है, वो तो सभी नॉन क्यूरेबल है। बट सुनने में तुकबंदी अच्छा लगा और मैंने एक्चुअली ये पहली बार सिलीगुड़ी में सुना था कि कैंसर हैज नो आंसर। तो जैसे कि आपने भी एक बार बोला है कैंसर हैज नो वर्ड, बता दीजिए कैंसर हैज आंसर। सही बात है, सही बात है। ये और मैं क्या बोलूं, ये तो मेरे दिमाग में आता है। तो फिर ऐसा भी हुआ कि जागरूकता लोग फैला रहे हैं, आप जैसे डॉक्टर्स बहुत जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं। और मैंने इस चीज को महसूस किया है कि आपकी बातें जब हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमें भी ये विश्वास हो जाता है कि सही बात है, कैंसर का इलाज संभव है। और कई ऐसे हम लोगों ने देखे हैं लोगों को जिनका इलाज आपने किया है और वो लोग बिल्कुल सही हैं। मैं पर्सनली उनसे मिल चुका हूँ। जी जी। तो फिर भी कई लोग कैंसर का इलाज करवाते हैं और बाद में वो लोग फेल हो जाते हैं, मतलब हिम्मत हार जाते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं भाई कैंसर का कोई इलाज नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए ये एक इसको इस प्रकार से बोला जाए, जैसे ही पता चलता है जिसको हुआ, हम पर्सन बोलना कोशिश कर रहे हैं आजकल, पेशेंट के बदले इंसान है, तो जी जी, वो या उनके सगे संबंधी जो भी जाते हैं, 8-10 लोग जाते हैं, कभी कभी पूरा गांव जाता है, कैंसर उच्चारण किया तो लोग घबरा जाते हैं। पता नहीं आजकल हार्ट अटैक में इतना नहीं घबराते, पता नहीं, तो मेरे को यही। और उसके बाद सारा जोर लगा देते हैं वो कि कौन से स्टेज का है, क्या टाइप है, क्योर होगा कि नहीं। उस समय तो बड़ा सरगर्मी रहता है। अब एक बात जो भूल जाते हैं लोग, जो क्यूरेबल कैंसर है, अगर वो जल्दी आया, अर्ली स्टेज वाला है, तो कंप्लीट इलाज कराना पड़ता है, जिसमें 3 से 4, 6, 5, 6 महीने लग सकते हैं, 9 महीने भी लग सकते हैं। कैंसर का इलाज थोड़ा लंबा है। तो क्या होता है, वो कंप्लीट इलाज ही नहीं कराते पहली बार। अच्छा। आधा काम एक जगह कराया। अब पहले तो भाई सबको सिलीगुड़ी में उपलब्ध नहीं था, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, वेलोर, टाटा जाना पड़ता था। अब तो सब कुछ उपलब्ध है यहाँ। फिर उसके बाद एक हिस्सा है कैंसर के इलाज का, क्यूरेटिव इलाज का, फॉलोअप बोलते हैं हम लोग। जब पूरा इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, कीमो जो होना था, अब इसके बाद 5 साल तक समय समय पे दिखाना पड़ता है। अच्छा। अब लोग कई बार मेरे को भी बहुत साल हो गए सिलीगुड़ी में, बोलते हैं आमी भालो छिलम, इसलिए नहीं आए। भाई दूर तो नहीं जाना है, सिलीगुड़ी तो रहना पड़ेगा। तो पहले साल में 3-4 महीने में, दूसरे से इस प्रकार से, क्योंकि जब छोटा तकलीफ आएगा उमेश जी, तब सिम्टम नहीं होगा, उसको जांचने से पता चलेगा, और जांच का एक सिस्टम बना हुआ है। ये कई बार ये भी नेग्लिजेंस है। तो मुझे लगता है जो पहले में ही सारा जोर लगा के, और कंसिस्टेंसी जरूरी है इसमें, और इसके लिए देखिए बोलना आसान है, परिवार का समय भी जाता है, पैसे भी जाते हैं, मगर और कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक टाइम का इलाज नहीं है कि आपका दिल का दौरा पड़ा, आपने बाईपास करा दिया, काम खत्म। इस प्रकार से कैंसर में नहीं होता है। तो फिर ऐसा है कि मान लीजिए कैंसर का इलाज हो गया और जो पेशेंट, जो कि आप अब पर्सन बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये, तो वो ठीक हो गए, मान लीजिए ठीक हो गए, मतलब वो फील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उन्हें कोई
तकलीफ नहीं है फिर भी 3 महीने के बाद जाकर दिखाना पड़ेगा जी। कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखिए? नहीं मतलब वो फॉलो अप हम लोग बोलते हैं, और हमेशा टेस्ट भी नहीं होता है। अच्छा। कई लोग बड़े, मैं पुराना आदमी हूँ, मेरे को बोलते थे बड़े गुस्से से, मैं सेंटर का नाम लिया, गेছিলাম डॉक्टर 2 मिनट देख लो, कोनो टेस्टो कर लो ना। अभी तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हमेशा टेस्ट नहीं है। हाँ। वो जो डॉक्टर कैंसर वाला, उसको मालूम है क्या टेस्ट करना है। 6 महीने पे कुछ टेस्ट है, साल भर में कुछ टेस्ट है, 2 साल अगर हो गया तो 60% क्योर रेट है। पहले 2 साल में ज्यादातर वापिस आता है रोग, और जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे संभावना घटता चला जाएगा। 5 साल बाद संभावना 1% भी नहीं रहता है। तब हम लोग बोलते हैं साल में एक बार आइए तो चलेगा। तब भी अब कैंसर तो कैसे लोग बहुत रेयरली 10 साल बाद भी आ सकता है, या दूसरा कैंसर। तो ये क्योर हम लोग बोलते हैं कि 5 साल बाद अगर रोग ना आया हो, ना फैला हो, तब क्योर का डेफिनेशन है कैंसर में। अच्छा, तो फॉलो अप करवाते रहना जरूरी बहुत है, जरूरी है। ये पार्ट है आपके इलाज का? जी, इतना जरूरी है उमेश जी कि शुरू में टाटा की तरफ से रेलवे कंसेशन, मैं तो अब 40 साल पुराना आदमी हूँ, लोग जा नहीं पाते थे, तो सरकार ने रेलवे कंसेशन दिया कि उस जमाने में फ्री था ट्रैवल, कि जिनको है और उनके सगा संबंधी को 50% कि लोग आए फॉलो अप के लिए। ये उस जमाने में इसीलिए बनाया गया था ये कंसेशन। और अब तो खैर आपके लोकली सेंटर है, ज्यादातर राज्य में ही सेंटर है, या कई सेंटर्स हैं। अच्छा, तो एक बात और जहन में आ रही है कि टेली कैंसर क्लिनिक जो आप लोग चलाते हैं वो होता है, तो फॉलो अप के लिए भी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कोविड के जमाने में तो उसी पे सारा जोर था, नहीं तो स्टेज बदल जाएगा। और सारा कुछ तो टेली में नहीं हो पाएगा, बट बेसिक काम हो सकता है, प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है, मूल्यांकन हो सकता है, टेस्ट तो नहीं हो पाएंगे टेली में, उसके बारे में बताया जा सकता है, फिर आप उसके फॉलो अप के लिए आप सेंटर पे आ सकते हैं। तो ये भी तो अच्छी बात है कि एक बार हम लोग टेली करके आप लोगों से और बात कर लें, अगर ऐसा लगा कि नहीं अब टेस्ट भी करवाना होगा तो फिर आप लोग बता दिए कि हाँ टेस्ट करवा लीजिए, और नहीं तो ठीक है भाई, फॉलो अप वैसे भी चल रहा है। और समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, और डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा कि आपने सही आदमी से, सही सेंटर से जानकारी हासिल की। इसीलिए सारे जितने रीजनल हॉस्पिटल्स हैं सब में टेली फैसिलिटी है पुराने पेशेंट लोग की, अभी भी है। अच्छा, जब सही जगह की बातें चल रही हैं तो फिर बताएं कि हम लोगों को भी आए दिन तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो मैं अपने शो के दौरान एक कॉलर से बातें कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि कैंसर हो जाने के बाद तो चीनी नहीं खाना चाहिए या नमक नहीं खाना चाहिए। ये मैंने पहली बार सुना, लेकिन वो इस बात को लेके बहुत श्योर था कि नहीं भाई चीनी नहीं खाना चाहिए। क्या ऐसा भी है? ये बड़ा अफसोस की बात है उमेश जी कि ये 10 में से 9 लोग ये जानकारी से उस पर अमल भी कर रहे हैं। और मेरे आज से करीब 10 साल पहले एक पेशेंट खो दिया था जिसका कैंसर क्योर हो गया था, और उसका जो दामाद था रोया कि हमने 6 महीने से अम्मा को नमक नहीं दिया था। अरे। और हम लोग बचा नहीं पाए उस पर। गले का कैंसर क्योर, पेशेंट गुजर गई। तो मैंने फिर जाके इसके बारे में सटीक जानकारी भी हासिल करने की कोशिश की कि खाली बोल देने से कि मैं बोलूं कि मैं ठीक बोल रहा हूं, इसके पे साइंटिफिक डेटा भी तो होना चाहिए। तो कोई भी साइंटिफिक डेटा नहीं है चीनी के बारे में कि वो कैंसर से बचाता है या कैंसर को प्रिवेंट करता है। और वैसे एकदम गलत है। वैसे एक मोटी बात तो हर किसी को ही पता है कि टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा पानी ही पीजिए, मतलब दिन भर आप पानी पीजिए तो ओवरलोड हो जाएगा। हाँ। नहीं, और चीनी तो हम लोग को जरूरत है। हाँ। हम जो भी खाते हैं शरीर में ऊर्जा तो चीनी से ही आती है, तो हम लोग सबको कैंसर होना चाहिए। ये मैं करके पहले समझाता था, बट साइंटिफिक डेटा है वेरी क्लियर, देयर इज नो एविडेंस दैट शुगर इंक्रीजेस कैंसर और प्रिवेंट्स कैंसर। कोई तथ्य नहीं है इसमें। ये कहां से निकला है और कहां से प्रचलन हो गया है, और किसी भी आप वेबसाइट जो कि जेन्युइन पे जाएंगे ये सटीक जानकारी मिल जाएगी आप। ये तो हुआ चीनी के संबंध में। तो चलिए, आप लोगों से भी हम लोगों की ये गुजारिश है कि अगर इधर उधर से कोई बात आप सुनते हैं और एविडेंस कोई नहीं है सही जगह से आपको, तो फिर उन बातों को फैलाइए नहीं। अगर आपने कहीं से सुन लिया है कि कैंसर का कोई आंसर नहीं है तो आप वहीं पे रोक लगा दीजिए, डॉक्टर से मिलिए, पूछिए कि क्या ये सही है। अगर वो कहते हैं कि हाँ भाई इसमें कुछ तो सही बात है तो फिर अलग बात है। अगर वो मना करते हैं तो आगे मत फैलाइए, क्योंकि अफवाहें फैल रही हैं और आप चुपचाप बैठे हुए हैं या फिर आप मना नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा गलती तो आपकी और हमारी भी मानी जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एक जागरूक इंसान होने के नाते, मतलब अफवाहों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ज़रा सा भी डाउट मन में आया तो डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, और कैंसर अगर हो गया तो उसका इलाज भी चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है, फॉलो अप का प्रोसेस भी चल रहा है, तो ऐसे में पैलिएशन की भी ज़रूरत है क्या? बहुत ज़्यादा। पहली बात धन्यवाद उमेश जी की। हम्म। ये ज़्यादातर जहाँ पैलिएशन का शब्द आए लोग डर जाते हैं फिर से। अच्छा। उनको लगता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है, अब खत्म हो गया कहानी, तो इसलिए पैलिएशन में भेज दिया गया है। हाँ हाँ हाँ। ये एक हिस्सा है जिसको हम लोग एंड ऑफ लाइफ केयर बोलते हैं। अच्छा। आखिरी में तो शायद कोई भी बीमारी में या कोई भी इंसान उम्र हो जाएगा तो कुछ तरह से उसको तो तसल्ली से रखना पड़ेगा, चाहे घर में या जहाँ भी। तो वो एक पैलिएशन का मतलब होता है असुविधा का तकलीफ, जो भी डिस्ट्रेस है इंसान को, जो कि कोई भी सीरियस बीमारी के पहले दिन से जैसे ही बोला जाएगा कि आपको तो भाई दिल का दौरा पड़ गया ब्लड प्रेशर से, बस अब एक बड़ा जानकारी मिला, तो उसको खाली डिस्ट्रेस होगा, उसको इतना टेंशन होगा, खाली रोग से नहीं और बहुत सारी चीजें, परिवार का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बीवी बच्चे का क्या होगा वगैरह, आउटकम क्या होगा। तो ये पैलिएशन जो है वो इज एक फिलॉसफी है, एक माध्यम है। तो किसी भी टीम का एक हिस्सा होना जरूरी है। अच्छा, इस टीम में है कौन कौन? अच्छा देखिए, जैसे कैंसर में अगर आप देखेंगे तो कैंसर का पहली बार जो डायग्नोसिस करेगा वो नॉन कैंसर वाले लोग होते हैं। कहीं आपका फैमिली डॉक्टर ने सस्पेक्ट करके कुछ टेस्ट करा दिए, आपको तो लगता है दादा अपना मुने अच्छे कैंसर आचे पेट, उसके बाद वो हॉस्पिटल में जाएगा तो सर्जन देखेगा पहले, शायद अगर ऑपरेशन होगा, रेडिएशन चाहिएगा तो रेडिएशन वाला आदमी देखेगा, वो डॉक्टर है, टीम है उसका, कीमोथेरेपी लगेगा तो उसका टीम है। इसके अलावा डाइट वाले लोग हैं जो कि खाना के अलावा खाली कि क्या, जैसे अभी आपने हम लोग ने थोड़ी देर पहले चीनी की बात करी, इससे नमक, तो कई लोग हो गए। फिजियोथेरेपी वाले लोग हैं कि रिहैबिलिटेशन कैसे होगा, और पैलिएटिव वाले लोग हैं जो कि अलग से, और पैलिएटिव का भी पूरा टीम है कि खाली डॉक्टर नहीं है, पैलिएटिव नर्स है, पैलिएटिव सोशल वर्कर है। तो ये एक हिस्सा है बाकी टीम के। अच्छा, जो उनकी पूरी बात सुनेंगे, उनकी मन की बातें सुनेंगे, और ये शुरू से अगर किया जाए तो मैं आपको दूसरी तरह से बता सकता हूं कि अब नए नियम के अनुसार कोई भी रिकॉग्नाइज कैंसर सेंटर में पैलिएटिव यूनिट मैंडेटरी है। अच्छा, यूनिट पैलिएटिव सेक्शन होता है और वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है। शुरू में खाली बातचीत होती है, कहाँ रहते आप, घर में कौन कौन है, बोले कि खाली एक लड़के ने बोला मेरो तो माँ मत रही छू आमा छ अंत बहु छ। अब सोचिए 3 लोग हैं और माँ को कैंसर हो गया है, लड़का रो रहा है कि कामकाज भी चला गया, कि क्या करूं मैं। तो ये सारा जो बात है, ये कैंसर का डॉक्टर के पास तो ना तो समय है ना उसका वो कुछ कर पाएगा, अगर जानकारी भी ले लेगा उसको तो मदद कैसे करेगा मालूम नहीं। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है या ये जो काउंसलिंग है, ये सारे पैलिएटिव वाले लोग करेंगे। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, मान लीजिए कि घर में 3 लोग ही है, एक लड़का जो कमाता था वो भी मरीज को लेकर हॉस्पिटल दौड़ेगा या अपना काम देखेगा, कमाई धमाई उसकी बंद होगी, तो वो भी तो एक बीमारी से ही गुजर रहा है, तो उसकी कौन सुनेगा? ये पैलिएशन का काम है। ये पैलिएशन का खाली बात सुनना ही बहुत सॉल्व हो जाता है। मैं आपको एक छोटा वाक्य सुनाता हूँ कि माँ बेड रिडन थी कुछ बिहार, रियल इंसिडेंट है बंगाली। माँ बेड रिडन थी और वो कुछ बिहार से उसको पैलिएशन के लिए बोला गया माँ को। पहली बार में इतना दिल छू गया बेटे को, गरीब आदमी था, वो माँ को बस में लिटा के लेके आया देखने के लिए। मेरे आंख में उस दिन आंसू आ गए थे ओपीडी में। वो बोला नहीं, माँ को मैं आपके पास जरूर लाऊंगा सर, क्योंकि आपने जिस प्रकार से हम लोग को सुना है, मैं एक बार बोलना चाह रहा हूँ। पिताजी को भी आया, पूरा 3 ही लोग का परिवार था। अरे, और वो बस में कुछ बिहार, अगर आप जाएं सिलीगुड़ी से 3-4 घंटे लगते हैं गर्मी में आने में, एक ही बार आया वो, बट वो संतुष्ट गया कि आपने सर हमको मॉर्फिन दिला दिया, हमारी माँ अभी दर्द में नहीं है, अभी ठीक है, मैं संतुष्ट हूँ। उस दिन हमने कोशिश करके उसको फाइनेंशियल भी देखा कि उसके पैसे ना खर्चा हो। तो ये जो इंसानियत वाला पार्ट है, मैंने शायद कोई बहुत बड़ा दवाई नहीं लिखा, मैंने शायद उसका पूरा माँ का कैंसर सॉल्व नहीं कर दिया, बट वो संतुष्ट गया कि नहीं, हमको अब जो इस ऐसी स्थिति में माँ का हमको चाहिए था कि एक आदमी देख ले। इसीलिए हमने टेलीविजन शुरू कर दिया कि अगली बार बोला कि भाई तुमको कुछ बिहार से आने की जरूरत नहीं है, हमको वहीं रहो, सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, उस सिस्टम में डालना होगा। उसके बाद में आपको वहीं पे बैठ के हम लोग बातचीत भी करेंगे और क्या क्या उपाय है उसके बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए नर्स का भी टेली कंसल्ट है, फिजियोथेरेपी का भी, डाइट, खाली डॉक्टर का नहीं है, क्योंकि वो लोग का अलग एक नजरिया है, अलग एक भाग है।
चलिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि कोई मरीज है, वो बीमार है, इलाज चल रहा है और घर के लोग संतुष्ट हैं कि चलो सब कुछ सही चल रहा है और उनके चेहरे पे बेकार की मायूसी नहीं है, जो हमेशा रहती है कि घर पे कोई अगर पेशेंट है तो सब कोई मुंह लटका कर बैठा हुआ है। अगर उन्हें ये अंदाजा है कि इलाज चल रहा है और सब कुछ सही सही चल रहा है, तो उनके अंदर जो एक ताकत आएगी वो बहुत ज़रूरी है और ये पैलिएशन से ही संभव है। क्योंकि उसके लिए हम लोग ने ट्रेनिंग लिए रखा है, हम लोग ने, जो लोग बहुत सीनियर हैं या इसका पद्धति सीखा है कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन करना चाहिए, बैड न्यूज़ कैसे देना चाहिए या कैसे लेना चाहिए, कैसे मन की बातें लोग बोलने के लिए तैयार हों। छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे ये मैंने जो आपको बताया, ये कैसे उसने माँ के बारे में बताया कि वो इतना गरीब है, एक ही बात से पूछा क्या कि घर में कौन कौन है, अपना बाड़ी ते के रोए छे। लड़का रो गया, वो अचानक खड़ा हुआ था, बैठ गया कुर्सी पे कि किसी ने पूछा तो घर में है कौन, हमारे बाड़ी ते क्यों नहीं सर। ये हमने उस समय समझा नहीं था कि हम लोग फैमिली ट्री बनाते हैं, बट इतना बड़ा बात निकला एक छोटी वाक्य से। ये बात उस समय समझ में आई कि हमने जैसे छुआ उसके ऊपर, एक प्रकार से कोई रग छुप गया उसके दिल में। और आमतौर पे क्या लेना देना है कि आपके घर पे कौन है कौन नहीं है, हमें मरीज से मतलब है, उनका इलाज हम सही तरीके से करेंगे बस। लेकिन जहाँ पैलिएशन है तो वहाँ पे ऐसा भी होता है कि मरीज के अलावा घर में जितने लोग हैं, उनसे रिलेटेड जितने दोस्त हैं, उनके रिलेटिव्स जो हैं, सबके बारे में पूछ के और उन्हें एक सहानुभूति मिलती है जो इलाज के दौरान बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हम इंतज़ार में हैं कि अगली बार किसी और टॉपिक पे आपसे बातें करेंगे। तो आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7 स्टूडियोज़ में आप आए और लेट्स टॉक सिलीगुड़ी का हिस्सा बने डॉक्टर पंकज चौधरी। धन्यवाद। धन्यवाद उमेश जी, थैंक यू वेरी मच।